प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मेम्ब्रेन परमेबिलिटी की दो विधियां हमने देखी, निष्क्रिय परिवहन व विकल्पी या माध्य अभिगमन। आज हम लोग मेम्ब्रेन परमेबिलिटी की तीसरी विधि देखेंगे, सक्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन क्या है, किसे कहते हैं? सक्रिय परिवहन की क्रिया परासरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, अर्थात सक्रिय परिवहन में आयन्स या अणु निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर अभिगमन करते हैं। इस कार्य हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात सक्रिय परिवहन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको सक्रिय परिवहन नाम दिया गया है। आवश्यक ऊर्जा कोशिका में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले आक्सीकारी फास्फोरिलीकरण की क्रिया के द्वारा एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। जब एटीपी का जल अपघटन होता है तो इसके लिए आवश्यक एंजाइम एटीपीएच, जिसको सामान्यतया जल अपघटनीय एंजाइम का नाम भी देते हैं, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम भी कहते हैं, जो कोशिका कला पर उपस्थित प्रोटीन्स के पास ही उपलब्ध होता है। इस विधि में अणु या आयनों की गति सांद्रता प्रवणता की विपरीत दिशा में होती है। सक्रिय परिवहन की क्रिया कहाँ कहाँ होती है, तो इसके जो साइट्स स्थल हैं वो है किडनी, इंटेस्टाइन, तंत्रिका कोशिकाओं में सामान्यतः ये क्रिया देखने को मिलती है। इंटेस्टाइन में जो पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा हानिकारक पदार्थों का जो शरीर से निष्कासन होता है, वो भी सक्रिय परिवहन की क्रियाविधि के द्वारा ही होता है। गीज नामक वैज्ञानिक ने 1971 में इसीलिए इस क्रिया को उपापचय युग्मित परिवहन का नाम दिया। सक्रिय परिवहन की क्रियाविधि हम देखेंगे। सक्रिय वहन की क्रियाविधि को हम विस्तार से सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा समझाएंगे। सोडियम पोटेशियम पंप एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो सक्रिय परिवहन की क्रिया को विस्तार से व सुस्पष्ट समझाने में मदद करता है। सोडियम की जो वह पोटेशियम के अभिगमन को सांद्रता प्रवणता के विपरीत क्रिया होती है। अधिकांशतः कोशिकाओं में ये देखा गया है कि सोडियम की सांद्रता कोशिका के भीतर बाहर की अपेक्षा कम होती है तथा पोटेशियम की सांद्रता कोशिका के बाहर अंदर की अपेक्षा कम पाई जाती है। सोडियम आयंस के कोशिका से बाहर व पोटेशियम आयंस के कोशिका के भीतर सक्रिय परिवहन हेतु सेल मेम्ब्रेन पर प्रोटीन वाहक सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पाया जाता है। इस प्रोटीन वाहक के भीतर आंतरिक सिरे पर सोडियम के लिए बाइंडिंग साइट होती है, सोडियम आयंस के लिए बाइंडिंग साइट होती है तथा प्रोटीन वाहक सोडियम पोटेशियम एटीपीएच के बाहरी सिरे पर पोटेशियम के लिए बाइंडिंग साइट होती है। एटीपी की उपस्थिति में सोडियम पोटेशियम आयंस प्रोटीन वाहक सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पर अपने अपने बंधन स्थल बनाकर बंधन स्थल पर जुड़ जाते हैं और यही प्रोटीन वाहक जो एक एंजाइम के रूप में पाया जाता है, ऊर्जा का व्यय होने के साथ ही सोडियम को कोशिका से बाहर व पोटेशियम को कोशिका झिल्ली के भीतर
अभिगमित कर देता है। इस क्रिया के दौरान जब एक एटीपी अणु जल अपघटित होता है तो उसके बदले में 3 सोडियम के आयन कोशिका झिल्ली से बाहर निष्कासित हो जाते हैं तथा 2 पोटेशियम के आयन कोशिका में सोडियम पोटेशियम ATPase या प्रोटीन वाहक की सहायता से कोशिका के आंतरिक भाग में पहुंचा दिए जाते हैं। डायग्राम आप देखेंगे इसका, सोडियम पोटेशियम पंप का ये दिया हुआ है। ये देखिए, ये एक प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन का छोटा सा पार्ट इसमें दे रखा है। इसमें आप देखें डबल लेयर्ड लिपिड्स हैं, उसके बीच में ये प्रोटीन वाहक है बीच में, और ये आप देखें नीचे ये सोडियम के लिए बाइंडिंग साइट्स हैं, ऊपर पोटेशियम बाइंडिंग साइट्स हैं। और जैसे ही एक ATP अणु जल अपघटित होता है तो उसके बदले में 3 सोडियम के मॉलिक्यूल्स आयंस कोशिका के आंतरिक भाग से बाहर जाते हैं व 2 पोटेशियम के आयन कोशिका के बाहरी भाग से कोशिका द्रव में पहुंचा दिए जाते हैं। और ये सोडियम पोटेशियम ATPase एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया होती है। ATP जो होता है जल अपघटित होकर एडेनोसिन डाइफॉस्फेट व PI एरोनिक फॉस्फेट में टूट जाता है। यह क्रिया सोडियम पोटेशियम पंप की क्रिया जो है वो ग्लूकोज और एमिनो अम्ल भी इसी परिवहन के साथ में होते हैं। अर्थात सोडियम पोटेशियम पंप के साथ में ग्लूकोज व एमिनो अम्ल भी सक्रिय परिवहन की क्रिया के द्वारा अभिगमित होते हैं। इसीलिए इसको को ट्रांसपोर्ट या सह परिवहन का नाम भी दिया गया है। इसके अलावा उदाहरण के तौर पे बताएं, अभी अपन तंत्रिका आवेग का संचरण हो गया, यूरिन फॉर्मेशन हो गया, और मछलियों के अंदर जो वाटर रेगुलेशन होता है वो भी सक्रिय परिवहन की क्रिया के द्वारा ही होता है। ये बाइंडिंग सा, ये नीचे आप देखें डायग्राम ग्लूकोज व एमिनो एसिड्स का है। इसमें वही क्रिया होती है जो अभी अपन ने विकल्प या माध्य अभिगमन में देखी है ना। प्रोटीन वाहक होगा, सेल मेम्ब्रेन के बाहरी भाग से सोडियम के आयंस को आंतरिक भाग में, इसी के साथ में ग्लूकोज आयंस भी जा रहे हैं। और ग्लूकोज और सोडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये सोडियम आयन और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे कोशिका के बाहर से आंतरिक भाग में पहुंचा दिए जाते हैं और ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। फिर वापस ये प्रोटीन वाहक अपनी पुनः उसी स्थिति में आ जाता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम और ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कोशिका झिल्ली के द्वारा बाहर से अंदर की ओर निरंतर चलता रहे। और ये क्रिया जो है साइक्लिक रूप से चलती रहती है। सोडियम का जो ट्रांसपोर्ट जो हम देख रहे हैं वो सोडियम पोटेशियम का, तो इसके साथ ही अब लोग जो हैं वो ग्लूकोज और ग्लूकोज के साथ में सोडियम, तो ये जो क्रिया होगी वो सह परिवहन के समान ही होती है। और इस क्रिया में उपकला कोशिकाओं द्वारा अवशोषण के दौरान ग्लूकोज के परिवहन में होती है और इन कोशिकाओं में जो सक्रिय अभिगमन क्रिया द्वारा सोडियम कोशिका से रक्त में मुक्त कर दिया जाता है तथा पोटेशियम रक्त से उपकला कोशिकाओं में मुक्त कर दिया जाता है। सोडियम पोटेशियम पंप की क्रिया के फलस्वरूप इंटेस्टाइनल एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं उनमें सोडियम की सांद्रता कम हो जाती है। इसीलिए विद्युत रासायनिक प्रवणता के द्वारा ग्लूकोज अणु का ट्रांसपोर्ट अभिगमन सांद्रता प्रवणता की विपरीत दिशा में होता है। यह सोडियम पर निर्भर होता है क्योंकि सोडियम परिवहन के साथ ग्लूकोज अणु भी कोशिका में प्रवेश करते हैं। इन दोनों अर्थात ग्लूकोज अणु व सोडियम आयन के अभिगमन हेतु एक ही प्रोटीन वाहक कार्य करता है जो दोनों के अभिगमन हेतु वाहक का कार्य करता है। इसीलिए इसको मुख्यतः हम लोग सह ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो ये इसकी तीसरी विधि हो गई जिसको हम सक्रिय परिवहन की क्रिया से जानते हैं।
बाकी शेष जो है वो इसका जो नेक्स्ट पार्ट जो बच रहा है इसी का एंडोसाइटोसिस व एक्सोसाइटोसिस, वो आप जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।